नमस्कार। द रेवोल्यूशन यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। सभी को सुप्रभात। मैं हूं दुष्यंत सिंह और मैं इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज प्रोवाइड करा रहा हूं। 22 चैप्टर्स अब तक इस बुक के हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज 23वें अध्याय की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में, आजाद हिंद फौज के विषय में और इसके साथ साथ एक पृथक राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान की डिमांड किस तरीके से सामने निकल करके आती है। इन सभी चीजों की चर्चा आज के इस अध्याय में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। इससे पिछले अध्याय में जो हम लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो था क्रिप्स मिशन। और आपने देखा कि भारत का जो संवैधानिक गतिरोध था, जो मेन प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने में कहीं न कहीं जो क्रिप्स मिशन है वो असफल रहता है। चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे मुस्लिम लीग की बात करें, दोनों अपने अलग-अलग तर्कों के आधार पर इस क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकृत कर देते हैं। कांग्रेस ने इस तर्क के आधार पर क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया क्योंकि उसमें पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पे डोमिनियन स्टेट्स की बात की गई थी। डोमिनियन स्टेट्स क्या होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। यानी भारत को स्वतंत्रता तो मिल जाएगी, लेकिन उसे ब्रिटेन की छत्र छाया में ही रहना पड़ेगा, यानी ब्रिटेन के अंडर रहते हुए ही एक स्वतंत्र राज्य की तरह कार्य करना। हालांकि कांग्रेस काफी समय से डोमिनियन स्टेट्स के दर्जे की डिमांड करती रही थी, लेकिन इस समय तक कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ भी नहीं चाहती थी और कृषि प्रस्ताव में पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पे इसी औपनिवेशिक स्वराज्य की चर्चा की गई थी, जिसको कांग्रेस ने नकार दिया। मुस्लिम लीग ने इस तर्क के आधार पर इसे अस्वीकृत कर दिया क्योंकि मुस्लिम लीग एक अलग राष्ट्र चाहती थी, पाकिस्तान चाहती थी और उस अलग राष्ट्र के बारे में इस प्रस्ताव में कोई भी जिक्र नहीं किया गया था। तो ऐसी स्थिति में संघर्ष अपरिहार्य था, आंदोलन स्टार्ट होना था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आंदोलन के प्रारंभ होने के मेन रीजंस के बारे में। तो सबसे पहला रीजन तो यही है कि भारत की जो संवैधानिक गतिरोध की समस्या थी उसको हल करने में क्रिप्स मिशन फेल रहता है। इधर मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि होती है, महंगाई बढ़ती है, जनता बिल्कुल इस चीज से त्रस्त हो चुकी होती है और उसके अंदर सरकार के प्रति तीव्र असंतोष की भावना पैदा होती है। इधर दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटेन की हार होती है और ब्रिटेन की हार से कहीं ना कहीं भारतीयों की जो इच्छा शक्ति थी, मनोबल था, वो बढ़ता है। एक तरफ से जो कॉन्सेप्ट चला रहा था कि जो यूरोपीय हैं वो अपराजय हैं, यूरोपियों को हराया नहीं जा सकता, ब्रिटेन एक महाशक्ति है, इस तरीके के जो मिथक थे पब्लिक के दिमाग में वो कहीं ना कहीं टूटने लग जाते हैं। उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हम भी अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ सकते हैं। बर्मा और मलाया को खाली करने के ब्रिटिश सरकार के जो तौर तरीके थे उनसे भी जनता कहीं न कहीं असंतोष की स्थिति में आती है। और इधर जापानी आक्रमण संभावित था और इसी को देखते हुए भारतीय नेताओं की जनता को तैयार करने की अभिलाषा की अगर हम बात करें तो ये भी भारत छोड़ो आंदोलन के स्टार्ट होने के एक प्रमुख कारक के रूप में देखी जा सकती है। इसी से आगे बढ़ते हुए ग्वालियर टैंक बॉम्बे में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की एक बैठक होती है और इसी बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया जाता है और सभी की सहमति से गांधी जी को इस संघर्ष का लीडर घोषित कर दिया जाता है। अब जब गांधी जी संघर्ष के नेता घोषित कर दिए जाते हैं तो वे पब्लिक को संदेश देते हैं, हर वर्ग को, ठीक है, हर ग्रुप को अलग अलग संदेश गांधी जी के द्वारा दिया जाता है। उन्होंने जैसे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, सरकारी सेवक थे, उनसे कहा कि आपको त्यागपत्र देने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे काम करते रहें, लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी राजभक्ति घोषित करें। ठीक है? कांग्रेस को एक अखिल भारतीय संगठन के रूप में आप ये मान लें कि आपके जो भी हित हैं, आप जो चाहते हैं, आप जो स्वतंत्रता चाहते हैं, वो कांग्रेस ही आपको दिला सकती है और ब्रिटिश सरकार की जो मंशा है, वो आपके अनुरूप नहीं है। तो इस तरीके से उन्होंने सरकारी सेवकों से आह्वान किया। सैनिकों से कहा कि सेना में बने रहें, लेकिन जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आए कि आपको गोली चलानी पड़े, तो भारतीय लोगों पर गोली न चलाएं। छात्र शिक्षण संस्थानों में जाना छोड़ दें और आंदोलन में सहयोग करें। कृषकों से उन्होंने कहा कि सरकार समर्थक जो भी जमींदार हैं, उनको जो आप लगान लगान देते चले आए हैं अब तक, वो लगान देना बंद कर दें। जो भी अ, अलग जमींदार हैं, जो कहीं न कहीं आपसे अच्छा व्यवहार करते हैं, उनको लगान देते रहें, लेकिन जो कहीं न कहीं सरकार भक्त हैं, ठीक है, सरकार की गुलामी करने वाले जो ज़मींदार हैं, उनको लगान देना बिल्कुल भी बंद कर दिया जाए और देशी रियासतों के लोग शासकों का सहयोग तभी करें, जब वे सरकार विरोधी हैं। यानी अगर कोई देशी रियासत का शासक सरकार का समर्थक है, तो उसका सहयोग करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से सभी वर्गों से गांधी जी के द्वारा क्या किया गया? आह्वान किया गया। इसके साथ ही 6 अगस्त 1942 को करो या मरो के नारे के साथ में, मंत्र के साथ में इस आंदोलन का आह्वान कर दिया जाता है। लेकिन कहीं न कहीं
ब्रिटेन का दमनात्मक रुख जाती जारी रहता है। सरकार नहीं चाहती थी कि आंदोलन एक बड़ा रूप ले। तो 3 दिन बाद ही 9 अगस्त 1942 को जितने भी महत्वपूर्ण लीडर्स थे, वो सरकार के द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। और इससे क्या होता है, एक टर्निंग पॉइंट होता है कि अभी तक जो लीडर थे, जो इस आंदोलन को लीड कर रहे थे, वो कहीं न कहीं कैसे थे, अहिंसावादी थे। लेकिन जैसे ही 9 अगस्त 1942 को जितने भी इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं, वो गिरफ्तार होते हैं, तो आंदोलन का जो नेतृत्व है, लीडरशिप है, वो युवा उग्रवादी तत्वों के हाथ में आ जाता है और आंदोलन कहीं न कहीं एक जन विद्रोह का रूप ले लेता है। अंडरग्राउंड जो भी एक्टिविटीज़ थी, उनका संचालन किया गया। इसमें मुख्यतः समाजवादी फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य, गांधी आश्रम के जो भी फॉलोअर थे, अनुयायी थे और क्रांतिकारी जो थे, उनके हाथ में ये सारी अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ रहीं। इसी संबंध में ऊषा मेहता का नाम आता है। इन्होंने बम्बई में भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना की। जगह-जगह पर समानांतर सरकारों की स्थापना हुई। यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, ठीक है? यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो समानांतर सरकारों की स्थापना हुई, इसमें प्रमुख रूप से 3 स्थान आते हैं, बलिया, तामलुक, ठीक है? ये बंगाल का स्थान है और सतारा, महाराष्ट्र। इन 3 स्थानों पे समानांतर सरकारों की स्थापना होती है। इसमें प्रमुख रूप से आप सतारा को याद रखेंगे। यहाँ पर जो समानांतर सरकार स्थापित की गई थी, ये सर्वाधिक अवधि तक रही थी, सबसे ज़्यादा समय तक ये रही थी। तो बलिया में जो समानांतर सरकार की स्थापना हुई 1942 अगस्त में, ये केवल 1 सप्ताह के लिए हुई थी और यहाँ जो नेतृत्व किया गया था, वो चित्तू पांडे के द्वारा किया गया था। तामलुक, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल, दिसंबर 1942 से लेकर के सितंबर 1944 तक यहाँ पे समानांतर सरकार रही और सतारा में 1943 के मध्य से लेकर के 1945 तक सर्वाधिक अवधि तक समानांतर सरकार ने कार्य किया। यहाँ पर यानी सतारा में जो सरकार की स्थापना की गई थी, उसका नाम दिया गया था प्रति सरकार। प्रति सरकार के नाम से यहाँ पे सरकार की स्थापना की गई। यहाँ का जो नेतृत्व था वो वाई.वी. चौहान और नाना पाटिल के हाथ में था। और सतारा में जो काम किए गए सरकार के द्वारा, जैसे ग्रामीण पुस्तकालयों की स्थापना करना, न्यायदान मंडल या न्यायदान मंडल को आप एक जन अदालत की तरह देख सकते हैं। तो जन अदालतों की स्थापना करना और गांधी विवाहों आदि का आयोजन किया जाना, ये सारे सतारा की समानांतर सरकार के कार्य थे। भारत छोड़ो आंदोलन का मूल्यांकन करते हैं। इसके जो मुख्य केंद्र रहे, जहां-जहां ये आंदोलन प्रभावी रूप से ज्यादा दिखाई दिया, वो थे पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मिदनापुर, महाराष्ट्र और कर्नाटका। छात्रों की बात करें, मजदूरों की बात करें या किसानों की बात करें, ये इस आंदोलन की मुख्य रीढ़ थे। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखते हैं, जो उच्च वर्ग था या नौकरशाही वर्ग जो था, वो आंदोलन में तटस्थ बना रहा, उसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट इसमें नहीं किया। पहले के आंदोलनों और इस आंदोलन में अगर फ़र्क देखें, तो एक मेन फ़र्क ये था कि पूर्ववर्ती आंदोलन की तुलना में इस आंदोलन में स्वतः स्फूर्तता का तत्व ज़्यादा था। यानी पहले के आंदोलनों में एक तरीके से लीड करने की ज़रूरत पड़ी थी, आह्वान करने की ज़रूरत पड़ी थी। एक तरीके से जैसे दावत हो रही है कहीं पे, तो एक जगह तो ऐसी होती है जहाँ पे लोगों को बुलाने की ज़रूरत होती है कि भाई आओ खाना खा लो। एक जगह होती है लोग अपने आप आ जाते हैं। तो वो स्वतः स्फूर्तता का तत्व जो था भारत छोड़ो आंदोलन में सबसे ज़्यादा था। ठीक है? कहीं न कहीं ब्रिटिश सरकार के प्रति जो जन असंतोष की भावना थी, वो अपने चरम पर थी। इस वजह से लोगों को कहीं न कहीं आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो अपने आप आंदोलन में शामिल हुए। जनसामान्य की इस आंदोलन में अप्रत्याशित भागीदारी रही। आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता की अगर बात करें, तो स्वतंत्रता संघर्ष के एजेंडे में भारत को तुरंत आज़ादी दिए जाने की मांग को सम्मिलित किया जाना था, क्योंकि ये आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो, इस तरीके के स्लोगन इस आंदोलन के दौरान दिए गए और उद्देश्य एक ही था कि भारत को अब सीधे रूप में पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। इस वजह से हर व्यक्ति इस आंदोलन से जुड़ गया। गांधी जी के उपवास के विषय में बात करेंगे। सरकार द्वारा गांधी जी पर आंदोलनकारियों की निंदा करने के लिए दबाव डाला जा रहा था। आंदोलनकारी जगह-जगह पर हिंसक प्रदर्शन कर रहे थे, जगह-जगह आंदोलन कर रहे थे। सरकार परेशान थी। सरकार ने कहा कि भाई इस आंदोलन का एक ही लीडर है, मेन लीडर गांधी जी, और अगर वो कहेंगे तो कहीं न कहीं इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट ने प्रेशर डाला गांधी जी के ऊपर कि आप ये जो आंदोलनकारी हैं, इनकी सार्वजनिक रूप से निंदा करें। लेकिन गांधी जी ने ये काम करने से इनकार कर दिया। सरकारी दमनात्मक रुख के विरोध में फरवरी 1943 में 21 दिन का उपवास गांधी जी प्रारंभ करते हैं। गांधी जी के उपवास से कुछ जो उपलब्धियां हासिल हुई, जैसे जनता के मनोबल में वृद्धि हुई और ब्रिटिश सरकार के प्रति जो जन विरोधी भावनाएं थी, वो और ज्यादा प्रखरता से बाहर आई। इसके अलावा सरकार की जो सर्वोच्चता और दंभ की प्रवृत्ति थी, उसका यहाँ से कहीं ना कहीं खुलासा हो जाता है। इसके बाद में बात करेंगे आजाद हिंद फौज की।
इसकी स्थापना का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह के मन में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार आया था। ये ब्रिटिश सेना में एक अधिकारी हुआ करते थे और आगे चल कर के इन्होंने जापानी सेना की सहायता से अंग्रेज़ों को भारत से निकालने का निश्चय किया और इसी निश्चय के तौर पर इनके मन में इस आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार आया। जापानी सेना ने भारतीय युद्ध बंदी जो है वो मोहन सिंह को सौंपे और सिंगापुर के जापानियों के हाथ में आ जाने के बाद में मोहन सिंह को लगभग 45,000 युद्ध बंदी मिले, जिनमें से 40,000 आराम से 1942 के अंत तक आजाद हिंद फौज में शामिल होने को एग्री भी हो गए, राजी भी हो गए। 1 सितंबर 1942 को क्या होता है? 16,300 सैनिकों के साथ आजाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का गठन भी कर दिया जाता है। लेकिन दिसंबर 1942 तक आते-आते मोहन सिंह और जो जापानी अधिकारी थे, उनके बीच में क्या हो जाते हैं? आपसी मतभेद हो जाते हैं। और मतभेद का प्रमुख कारण क्या था कि जापानी जो थे वो भारतीय सेना को केवल प्रतीकात्मक तौर पर रखना चाहते थे। वो चाहते थे कि भारतीय सेना की जो संख्या है वो मैक्सिमम 2000-3000 के आसपास हो। लेकिन यहाँ पर जैसा कि आपने पहले देखा 40,000 सैनिक जो है वो आज़ाद हिंद फौज में शामिल होने के लिए एग्री हो जाते हैं। तो इस वजह से कहीं न कहीं मोहन सिंह और जापानी अधिकारी जो थे, उनके बीच में मतभेद हो जाते हैं। अब यहाँ से आज़ाद हिंद फौज का द्वितीय चरण स्टार्ट होता है। ये पहला चरण था जिसके बारे में आप पढ़ रहे थे और द्वितीय चरण में प्रमुख रूप से नाम आता है सुभाष चंद्र बोस का। मार्च 1941 में सुभाष चंद्र बोस भारत से पलायन करते हैं, रूस पहुंचते हैं, रूसी नेताओं से मिलते हैं और ब्रिटेन के विरुद्ध सहायता की मांग करते हैं। लेकिन ये काम हो नहीं पाता है क्योंकि रूस जो था वो मित्र सेनाओं के साथ युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से शामिल हो जाता है। इसके बाद में सुभाष जर्मनी पहुंचते हैं और जर्मनी से होते हुए फिर वो 1943 में जापान पहुंचते हैं। ठीक है। और जापान से पहुंचते हैं सिंगापुर 2 जुलाई 1943 को। यहाँ पर जब भी वो सिंगापुर पहुंचते हैं तो यहाँ अस्थाई सरकार का गठन इनके द्वारा किया जाता है और उसका मुख्यालय सिंगापुर में तो था ही और सिंगापुर के अलावा रंगून में भी इस अस्थाई सरकार का मुख्यालय बनाया जाता है। विश्व युद्ध का जो दूसरा गुट था, यानी एक गुट जिसको हम मित्र राष्ट्र कहते हैं, दूसरा गुट जिसको हम धुरी राष्ट्र कहते हैं। धुरी राष्ट्रों के द्वारा इस सरकार को मान्यता भी दी जाती है। फिर यहाँ से क्या होता है, सैनिकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है और फौज को क्योंकि एक संगठित रूप में तैयार किया जा रहा था, तो सैनिकों के प्रशिक्षण और फौज के लिए धन इकट्ठा किया जाता है। स्त्री सैनिकों का भी दल बनाया जाता है जिसका नाम रखा जाता है रानी झांसी रेजिमेंट। जुलाई 1944 में बोस जो है वो गांधी जी से कहते हैं कि अब मैं भारत की स्वाधीनता का अंतिम युद्ध लड़ने जा रहा हूँ और मुझे इस युद्ध में आपका आशीर्वाद चाहिए। वो आशीर्वाद मांगते हैं। शाहनवाज के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज की एक बटालियन जापानी फौज के साथ बर्मा भारत सीमा पर इम्फाल भेजी जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये अभियान जो होता है इम्फाल अभियान, ये असफल हो जाता है। भारतीय सेना जापानी सेना के साथ में गई तो सही, लेकिन कहीं ना कहीं जापानी सेना का जो व्यवहार था वो भारतीय सेना के साथ में ठीक नहीं रहा। काफ़ी अमानवीय काम भारतीय सेना के द्वारा वहाँ पे करवाए गए। जापान ने विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण कर दिया। इस वजह से जो जापान की सेना थी वो वापस लौटने लगी और ये अभियान जो है वो विफल हो गया। तो कहीं न कहीं आज़ाद हिंद फौज का जो सपना था भारत को स्वाधीनता दिलाने का, उसकी उम्मीदें जापान के समर्पण के साथ में यहाँ से कहीं न कहीं टूट जाती हैं। इसके बाद में 1943 का अकाल। इससे सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र जो रहा वो रहा दक्षिण पश्चिमी बंगाल। दक्षिण पश्चिमी बंगाल के जो प्रमुख क्षेत्र थे वो जो है इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित रहे। इस दुर्भिक्ष में लगभग 15 से 30 लाख लोगों की मौत हुई। इस अकाल की जो कह सकते हैं ना भयावहता, ये ज़्यादा क्यों हो गई? इसके कुछ रीजंस थे। युद्ध प्रचार और युद्ध व्यय, जिससे कि क्या हुआ, खाद्यान्न की जो आपूर्ति थी वो बंद हो गई। एक तो अकाल था, ऊपर से जो खाद्यान्न की आपूर्ति थी वो भी बंद हो गई। बर्मा और दक्षिण पूर्वी एशिया से जो चावल आता था भारत, उसका आयात बंद हो गया। राहत कार्य इनके कहीं न कहीं उद्धार के लिए शुरू तो हुए, लेकिन वो अपर्याप्त थे और देर से शुरू हुए। तो इस वजह से अकाल जो है वो अपना भयावह रूप ले चुका था। 1944 में राजगोपालाचारी फॉर्मूला आता है, जिसको गांधी जी के द्वारा समर्थन दिया जाता है। 10 जुलाई 1944 को राजगोपालाचारी ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में सहयोग बढ़ाने के लिए ये फॉर्मूला जो था ये प्रस्तुत किया था। और कहीं न कहीं इस फ़ॉर्मूला के बारे में आप ये कह सकते हैं कि ये अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की अवधारणा का ही एक प्रपोज़ल था। मुख्य विशेषताएँ क्या थीं राजगोपालाचारी फ़ॉर्मूले की? मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे और प्रांतों में अस्थायी सरकारों की स्थापना में लीग जो है वो कांग्रेस की सहायता करे। क्योंकि मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो थी वो एक
दूसरे से मतैक्य नहीं कर पा रही थी, एक दूसरे से उनकी विचारधारा मिल नहीं पा रही थी, सहयोग नहीं मिल पा रहा था। तो राजगोपालाचारी ने एक रास्ता निकाला था कि भाई ऐसे काम चलेगा नहीं, आप लोग दोनों प्रमुख दल हैं और दोनों को एक दूसरे के साथ में सहयोगात्मक रुख अपनाना चाहिए। तो इस वजह से उन्होंने कुछ अनुशंसाएँ की और उसके आधार पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक साथ लाने का प्रयास किया। तो मुस्लिम लीग से ये कहा गया था कि वो भारतीय स्वतंत्रता की माँग का भाई समर्थन करें और प्रांतों में सरकारी अस्थायी सरकारों की स्थापना की अगर बात है, तो इस काम में लीग को कांग्रेस की सहायता करनी चाहिए, ठीक है? जहाँ मुस्लिम स्पष्ट बहुमत में हैं, वहाँ जनमत सर्वेक्षण किया जाए और उसी के आधार पर ये तय किया जाए कि वे भारत से अलग होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते हैं। इस पर जिन्ना की एक आपत्ति थी, क्योंकि जिन्ना द्विराष्ट्र सिद्धांत की वकालत करते थे, तो इस द्विराष्ट्र सिद्धांत की वकालत के साथ-साथ उत्तरी पूर्वी और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में केवल मुसलमानों को मत देने का अधिकार मिले, इस मत को जो है जिन्ना के द्वारा रखा गया था। और जिन्ना के द्वारा साझा सरकार यानी मिलकर के सरकार के गठन का विरोध किया गया था। इसके बाद में देसाई-लियाकत समझौता होता है। ठीक है, भूलाबाई देसाई और लियाकत अली के बीच में एक समझौता होता है। ये भी इसी गतिरोध को हल करने के लिए एक सॉल्यूशन ढूँढने की कोशिश कर रहे थे। तो इन्होंने जो समझौता किया आपस में उसके प्रावधान क्या थे कि केंद्रीय विधानमंडल में कांग्रेस और लीग दोनों समान सदस्यों को नॉमिनेट करेंगे और सदस्यों में 20% स्थान केवल अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षित होंगे। लेकिन इस पर भी कोई भी सहमति नहीं बनी और इसके विपरीत हुआ ये कि जो मतभेद थे लीग और कांग्रेस के बीच में वो और ज्यादा गहराते चले गए। इसके बाद में बेवेल योजना आती है। सरकार ने नए संविधान के बनने तक वायसराय की कार्यकारिणी के पुनर्गठन का प्रस्ताव किया। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि जब तक नया संविधान नहीं बनता है तब तक वायसराय की कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया जाए और उसी से जो है सरकार का जो है सरकार को रन किया जाए। लॉर्ड बेवेल के द्वारा इसी उद्देश्य से जून 1945 में शिमला में एक सम्मेलन बुलाया गया और जिसके प्रमुख प्रोविजंस या प्रावधान हम देखेंगे, उसके द्वारा ये प्रावधान रखे गए कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सभी सदस्य भाई भारतीय होंगे और भारत में से ही वो सारे मेंबर हैं वो चुने जाएंगे। पुनर्गठित परिषद 1935 के अधिनियम के ढांचे के तहत ही जब तक कि नया संविधान नहीं बन जाता है अंतरिम सरकार के रूप में कार्य करेगी। भाई अंतरिम सरकार है, कोई भी सरकार चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने पे तो विचार चल रहा था, लेकिन अब तक कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो ये कहा गया कि जो परिषद बनेगी, ठीक है, गवर्नर जनरल जिसका मेन व्यक्ति होगा और कार्यकारिणी जो भी होगी, उसमें जितने भी मेंबर्स होंगे वो सभी भारतीय होंगे और इनके द्वारा जो भारत का शासन चलाया जाएगा वो किसके आधार पर चलाया जाएगा? 1935 के अधिनियम के जो भी बातें दी गई हैं उसके आधार पर। गवर्नर जनरल का वीटो समाप्त नहीं किया जाएगा, यानी जो निषेधाधिकार था गवर्नर जनरल का वो समाप्त नहीं किया जाएगा और जैसे ही युद्ध में ब्रिटेन को अगर जीत मिलती है, निर्णायक विजय मिलती है, तो वैसे ही भारत के लिए एक संविधान बनाने की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ कर दी जाएगी। ये शिमला सम्मेलन में कुछ बातें हुई थी। इस पर मुस्लिम लीग ने क्या रिएक्शन दिया? मुस्लिम लीग ने कहा कि समस्त मुसलमानों का प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव केवल लीग को ही माना जाए और मुस्लिम लीग से बाहर का कोई भी मुसलमान प्रतिनिधि कार्यकारिणी में ना हो। जिस कार्यकारिणी में ये कहा गया था ना कि गवर्नर जनरल की जो भी कार्यकारिणी होगी, काउंसिल होगी, उसमें सभी जो सदस्य होंगे, मेंबर होंगे, वो भारतीय होंगे। तो मुस्लिम लीग ने ये कहा था कि भाई भारतीय में तो हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं। तो उन्होंने कहा था कि जो भी मुसलमान इसमें रखा जाए, वो लीग से बाहर का नहीं होना चाहिए। ठीक है? उसका संबंध लीग से ही होना चाहिए और ये ऐसा मुस्लिम लीग के द्वारा क्यों कहा गया था? क्योंकि जो बेविल था, वो कार्यकारिणी में मलिक खिज़्र हजात खां को रखना चाहता था और मलिक खिज़्र हजात खां का संबंध मुस्लिम लीग से नहीं था। इस वजह से मुस्लिम लीग ने ये प्रतिक्रिया दी कि मुस्लिम लीग से बाहर का कोई भी व्यक्ति या मतलब मुसलमान व्यक्ति या मुसलमान प्रतिनिधि कार्यकारिणी में नहीं होना चाहिए। कांग्रेस का रिएक्शन क्या रहा? कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बेवेल योजना के द्वारा उसे विशुद्ध सवर्ण हिंदू दल घोषित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो बेविल द्वारा शिमला सम्मेलन को, क्योंकि ये अलग-अलग प्रतिक्रिया आती रहीं, लीग अपनी किसी चीज़ को लेकर के यहाँ पे विरोध कर रही थी, कांग्रेस अलग चीज़ों को लेकर के प्रतिक्रिया दे रही थी, तो शिमला सम्मेलन को बेविल के द्वारा असफल घोषित करके समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन इसके कुछ परिणाम निकलते हैं, प्रभाव होते हैं कि लीग की स्थिति मजबूत होती है, क्योंकि लीग ने भी अपनी एक डिमांड रखी थी और कहीं न कहीं लोग उससे सहमत नहीं थे। इस वजह से पूरा का पूरा जो सम्मेलन था वो असफल घोषित कर दिया गया। तो लीग का मनोबल बढ़ा इससे, ठीक है? कि उसकी माँग जो है वो कहीं न कहीं मजबूत है। तो लीग की स्थिति मजबूत हुई और लीग की स्थिति के साथ ही जिन्ना की स्थिति में भी अत्यधिक सुधार आया। चर्चिल के नेतृत्व वाली रूढ़िवादी जो सरकार थी, उसकी मंशा भी उजागर हुई कि वे वास्तव में भारत में कोई भी राजनीतिक समस्या का हल खोजने का प्रयास नहीं कर रहे। ठीक है? तो ये हो गया आज का सेशन।
23वां अध्याय आपका इसी के साथ में आज समाप्त हो जाता है। 24वां अध्याय आज ही आपको मैं कंप्लीट कराऊँगा, थोड़ा-सा बड़ा चैप्टर है, तो 2 पार्ट में उसको कवर कर लेंगे। 24वें अध्याय से संबंधित वीडियो आज ही आपको मिल जाएगा और क्लास अगर पसंद आता है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए। क्लास के संबंध में जो भी आपके सुझाव, फीडबैक, रिस्पॉन्स जो होता है उसे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर मुझ तक पहुँचाइए। आपके सुझावों का इंतज़ार रहेगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।